हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन 2 से संबंधित जो हमारे लास्ट 2 टॉपिक हैं उन पे चर्चा करेंगे और आज हमारा जो लेसन 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि लेसन 2 के अंतिम जो 2 टॉपिक हैं उन्हें कंप्लीट करके लेसन 2 को समाप्त कर दिया जाए। लेसन 2 से संबंधित जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा जो आप लोगों ने तो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक से संबंधित जो आपके फार्मूलाज हैं उन फार्मूला के ऊपर जो बेस डायरेक्ट न्यूमेरिकल हैं जो सोल्व हो सकते हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व कीजिए। जो अप्लाइड न्यूमेरिकल्स हैं जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो रही है जो आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है उससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्व करवा दूँगा। कोशिश रहेगी वैसे हमारा कि लेसन 2 से संबंधित हम सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है समरूप आवेशित चालक के एकांक आयतन की ऊर्जा का सूत्र। एकांक आयतन की ऊर्जा का सूत्र, व्यंजक, फॉर्मूला। एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा का मतलब इकाई आयतन की ऊर्जा कह सकते हैं हम। टोटल एनर्जी निकाल लें अगर हम पूरे चालक की और उसमें अगर उसके आयतन का भाग कर दें, उसे आयतन से डिवाइड कर दें उस कंप्लीट एनर्जी को जो टोटल हमने निकाली है, तो हमें एकांक आयतन की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और एकांक आयतन की ऊर्जा निकालने से पहले हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी किसी समरूप आवेशित चालक की। बात किसकी की जा रही है? चालक की। तो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ कुछ समझा देता हूँ नॉर्मल चीज़ें। जैसे कि ये कोई आपका चालक है और आपने इसे चार्ज दिया शुरुआत में। अब जब आप इसे और चार्ज देंगे और आवेश देंगे तो इन दोनों आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो धीरे धीरे जब इसे आप चार्ज करते रहेंगे तो आने वाला नया चार्ज पुराने वाले चार्ज से क्या होगा? प्रतिकर्षित। तो इसे और चार्ज देने के लिए उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। जैसे ये चार्ज पहले से विद्यमान था, फिर ये चार्ज आया तो इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसे यहाँ तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। इसी प्रकार अन्य आवेश को भी जब लाएंगे इसके ऊपर, जब इसे आवेशित करेंगे तो जो पूर्व में उपस्थित चार्ज है वो नए चार्ज का आने का विरोध करेगा प्रतिकर्षण बल के कारण, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य। और हमारे द्वारा किया गया यही कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में क्या रहता है? संचित। तो ये इसका पहला मेथड है कि हम इसे और चार्ज देते रहें, और चार्ज देंगे जब इसे तो हमें उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस चालक में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित। लेकिन इस मेथड से हम चालक की ऊर्जा फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसे कितना चार्ज देंगे? Q देंगे, 2Q देंगे, 3Q देंगे, कोई एक निश्चित वैल्यू हमारे पास डिफाइन नहीं है। दूसरा, पूर्व में उपस्थित चार्ज के पास जब नया चार्ज लेके जाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको जो एक्स्ट्रा कार्य किया जाता है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है हमारे पास ये है कि हम इसे कितना चार्ज देंगे, इसे कितना आवेशित करेंगे, उसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। इसलिए हम इसे इस मेथड से एनर्जी फाइंड नहीं करेंगे। तो फिर हम किस मेथड से करेंगे? हमारे पास एक मेथड और है, सेकेंड मेथड। मान लीजिए ये कोई चालक है स्मॉल r त्रिज्या का और ये समरूप आवेशित है, और समरूप आवेशित है तो चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश कहाँ आता है? उसकी सतह पर आता है। चालक है तो संपूर्ण आवेश जब चालक की सतह पर आ जाएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा Q सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में S। यदि हम इस चालक जिसकी त्रिज्या R है इसे कंप्रेस करें, दबाव लगाकर इसे कंप्रेस कर दें और छोटा कर दें इसे, ये डैश डैश यानी इसकी त्रिज्या में कमी कर दी हमने dr, तो अब इसकी त्रिज्या जो बची है वो कितनी बची है? r माइनस डी आर। पहले r थी और dr हमने कमी कर दी तो कितनी बची? r माइनस डी आर। चालक छोटा हो गया। अब हम सोचेंगे कि चालक को छोटा करने हमने कार्य कैसे किया? हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चालक को समरूप आवेशित करते हैं तो उस चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर एक विद्युतीय बल या विद्युतीय दाब कार्य करता है, जो हमने इससे पिछले वीडियो में हल किया था, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 दाब की वैल्यू या हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर।
तो ये जो विद्युतीय दाब है या जो विद्युतीय बल है ये चालक की सतह के लंबवत कहाँ लगता है, बाहर की ओर। और हम चालक को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं। तो हम जो संपीड़ित कर रहे हैं वो हमारी जो संपीड़ित करने की दिशा है वो कहाँ है, अंदर की ओर है। हम इसे संपीड़ित कर रहे हैं अंदर की ओर, जबकि विद्युतीय बल कहाँ लग रहा है, चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो लगने वाले बल की दिशा और संपीड़ित करने की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत। तो हमें इस विद्युतीय बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, संपीड़ित करने में कार्य करना पड़ेगा। और हमारे द्वारा किया गया यही कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित। दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ मैं आपको। जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो चालक को आवेशित करने पर जो उस पर पूर्व में चार्ज है वो नए आने वाले चार्ज का विरोध करेगा। विरोध के कारण हमें उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जो उसमें ऊर्जा के रूप में क्या रहता है, संचित। लेकिन हम इसे कितना चार्ज करेंगे हमें ये पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है। तो हम इस मेथड से ऊर्जा न निकाल कर दूसरे मेथड से ऊर्जा निकालेंगे। दूसरा मेथड क्या है, ये चालक है जो कि समरूप आवेशित है, इसकी त्रिज्या टोटल कितनी है, r, और हम इसे छोटा करके संपीड़ित कर देंगे। तो हमें कार्य कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युतीय बल लगता है चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर और हम इसे संपीड़ित कर रहे हैं तो हम बल लगा रहे हैं अंदर की ओर। तो हमारे द्वारा जो लगने वाला बल है वो इस विद्युतीय बल के विपरीत है। तो हमें कार्य करना पड़ेगा इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, और जो हम कार्य करेंगे वही ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित। तो हम इस मेथड से चालक के एकांक आयतन की ऊर्जा डिफाइन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। तो देखिए अब इसके बाद ये हमारे पास स्मॉल r त्रिज्या का क्या है, एक समरूप आवेशित चालक है। ये हमारे पास स्मॉल r त्रिज्या का एक समरूप आवेशित क्या है, चालक है। और हम इसे संपीड़ित करते हैं। विद्युतीय बल तो कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। हम इसे संपीड़ित करते हैं, बाहर की ओर से अंदर की ओर बल लगाते हैं और संपीड़ित करके हमने संपीड़न कितना किया है, इसकी त्रिज्या में dr का संपीड़न किया है। कितना संपीड़न किया है, dr। तो अब शेष त्रिज्या कितनी बची इसकी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो त्रिज्या है कितनी बची, टोटल r थी, dr कम होगी तो कितनी बची, r माइनस dr। तो हमने इस चालक की त्रिज्या में कितनी कमी कर दी, dr कमी कर दी। ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ ये चालक की त्रिज्या में क्या है, कमी है, dr। तो ये dr कमी होगी चालक की त्रिज्या में, हमने चालक की त्रिज्या में dr कमी कर दी, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और कार्य कैसे करना पड़ेगा वो भी आपको पता है, मैंने बताया था अभी आपको कि चालक को जब आवेशित करते हैं तो चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर क्या कार्य करता है, विद्युतीय बल। क्या कार्य करता है, विद्युतीय बल या विद्युतीय दाब। और हम चालक को संपीड़ित कर रहे हैं तो हम जो बाह्य बल लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं, अंदर की ओर। तो हमें इस बाह्य बल के द्वारा विद्युतीय बल के विपरीत क्या करना पड़ेगा, कार्य। और हमारे द्वारा किया गया कार्य ही इस चालक में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो अब हम इसकी थ्योरी लिख रहे हैं और साथ साथ आपको डेरिवेशन भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम और इसकी थ्योरी समझ आ चुकी होगी अब तक। थ्योरी में क्या लिखना है आप लोगों को, देखिए ध्यान से। थ्योरी में लिखेंगे, मानना स्मॉल r त्रिज्या का एक समरूप आवेशित चालक है जिसे प्लस q आवेश के द्वारा समरूप आवेशित किया गया है तथा जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्योंकि चालक है आवेश सतह पर आ जाएगा। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक समरूप आवेशित चालक है जिसे प्लस q आवेश के द्वारा समरूप आवेशित किया गया है तथा जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अतः चालक की सतह पर
लगने वाला विद्युतीय दाब। तो विद्युतीय दाब कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 या हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 या हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमने फाइंड की थी, पिछले वीडियो में हमने इसको फाइंड किया था। तो ये आपके पास आ गया चालक की सतह पर लगने वाला विद्युतीय दाब। अब नई लाइन से, इसलिए चालक की सतह पर लगने वाला विद्युतीय बल, बल क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि P बराबर F अपॉन S होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो यहाँ से F आएगा P इंटू एस। P की वैल्यू है आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाय 1 इंटू S क्या है, S है इस समरूप आवेशित चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या स्मॉल आर है तो आएगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी 2। तो S की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है, समरूप आवेशित चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बाय 1 से हमने P की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 यहाँ पुट कर दी। तो ये आपके पास F की वैल्यू है। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद अब क्या लिखेंगे हम, इसके बाद हम लिखेंगे यदि चालक की त्रिज्या को dr कम किया जाए तो इस dr कमी करने में बाह्य बल के द्वारा विद्युतीय बल के विपरीत इसको संपीड़ित करने में किया गया कार्य। तो हम थ्योरी लिखेंगे, अब यदि चालक को, अब ये थ्योरी यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ, अब यदि चालक को dr संपीड़ित किया जाए तो विद्युतीय बल के विपरीत, अब यदि चालक को dr संपीड़ित किया जाए तो विद्युतीय बल के विपरीत चालक को संपीड़ित करने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल की वैल्यू F, विस्थापन की वैल्यू कितनी है dr, हमने कितना विस्थापन दिया है इसको dr, और कार्य क्या हो जाएगा W, क्योंकि विस्थापन अल्प है तो कार्य भी क्या होगा अल्प, तो dW बराबर आ गया F dr। बल की वैल्यू कितनी है आपके पास, समीकरण 2 से सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटू में क्या पड़ा है dr, और ये वैल्यू कहाँ से पुट किया हमने 2 नंबर से, ये सारी वैल्यू टोटल जो हमने ये लिखी है ये वैल्यू कहाँ से पुट की है 2 नंबर से। तो dW आपके पास आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। इस वैल्यू को मैंने साथ लिख दिया है, उसका भी रीज़न है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ रीज़न क्या है। हम ये जानते हैं क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस, दूरी जो होता है वो क्या होता है, आयतन होता है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर इंटू दूरी मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बनेगा, और मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का। हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर और दूरी है dr, मान ले हम इसको r मान लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बन जाएगा, इसका मतलब ये मीटर क्यूब बनेगा, और मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का, तो ये आयतन बनेगा। तो हम यहाँ v लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे dr कमी करी है, इसलिए मैं r की जगह क्या लिख रहा हूँ dr। तो जब यहाँ डिस्टेंस में कमी होगी तो आयतन में भी क्या होगी, कमी। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr बराबर dv है, ये है क्या वास्तव में, ये है आयतन में हुई कमी, आयतन में हुई
कमी, तो क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस जो हमने त्रिज्या में कमी की है वो आयतन के बराबर हुई dv के, आयतन में हुई कमी के, तो मैं इसकी जगह क्या डिनोट कर दूंगा dv। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या आएगा dv। ये आपके पास समीकरण नंबर 3 आ गई और आपके पास आ गया किया गया अल्प कार्य। अब मैं ये आपके सामने रब कर रहा हूँ टोटल, और अब हम निकालते हैं किया गया कुल कार्य। तो देखिए इसको लिखेंगे अतः चालक को संपीड़ित करने में किया गया कुल कार्य, अतः चालक को संपीड़ित करने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य W बराबर क्या आएगा इंटीग्रेशन dW, dW की वैल्यू पुट करो बाय थर्ड कितनी है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 इंटू dV। सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1 dV, और dV का इंटीग्रेशन कैपिटल V। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई W बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल V, समीकरण नंबर 4। इसके बाद लिखेंगे हमारे द्वारा किया गया यही कार्य कॉमा उस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमारे द्वारा किया गया यही कार्य कॉमा उस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू किया गया कार्य। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं हम U से, कैपिटल U से, कैपिटल U से भी लिख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी PE से भी लिख सकते हैं। बराबर क्या आएगा W। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कैपिटल U बराबर, और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है इसलिए इसके पैरों में लगेगा E इलेक्ट्रिक, तो UE बराबर आ जाएगा आपके पास W की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है W की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 इंटू V, और ये वैल्यू कहाँ से पुट किया है हमने 4 से। ये आपके पास उस चालक की कुल ऊर्जा आ गई, जो हमने कार्य किया वो कार्य ही उस चालक में ऊर्जा के रूप में क्या हो गया संचित, और संचित हो गया तो उस चालक में संचित कुल ऊर्जा आ गई। सॉरी, हमें निकालनी है चालक की एकांक आयतन की ऊर्जा, तो हम क्या लिखेंगे क्योंकि कैपिटल V आयतन में संचित चालक की ऊर्जा बराबर कितनी है UE, इसलिए एकांक आयतन में संचित चालक की ऊर्जा कितनी होगी UE बटा V। UE की वैल्यू पुट करो सिग्मा स्क्वायर V अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, ये UE की वैल्यू है, कहाँ से पुट की है बाय 5, और अपॉन में क्या पड़ा है V से V क्या हो गया कैंसल, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, और हम इसे डिनोट करते हैं स्मॉल u से, किससे डिनोट करते हैं स्मॉल u, और ये वैल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है आपके सिलेबस की। एकांक आयतन की ऊर्जा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन की सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, और यदि हम इसी वैल्यू को हल करें हाफ एप्सिलॉन 0 सिग्मा की वैल्यू E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें तो आएगी एप्सिलॉन 0 इंटू ई, और ये एप्सिलॉन 0 इंटू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन क्या हो गया कैंसल, तो वैल्यू आई हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट है। किसी चालक जो समरूप आवेशित है उसके एकांक आयतन की ऊर्जा
सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 या हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। और ये समरूप आवेशी चालक की सतह पर लगने वाले दाब के व्यंजक के बराबर ही है। दाब का फॉर्मूला भी यही था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 या हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो ये समरूप आवेशी चालक की कुल ऊर्जा का व्यंजक है। और ये दोनों जिनमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये दोनों समरूप आवेशी चालक के एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यू का मतलब इलेक्ट्रिक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं। तो आपका एक टॉपिक है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है हमारे इस लेसन सेकंड का। तो उस टॉपिक की चर्चा करते हैं। वो टॉपिक क्या है? अगला जो टॉपिक है आपका वो है समरूप आवेशित जो साबुन का बुलबुला है उसका संतुलन। साबुन के बुलबुले का संतुलन, साबुन के बुलबुले का संतुलन। सेकंड टॉपिक और हमारे पाठ का सेकंड लेसन का अंतिम टॉपिक है साबुन के बुलबुले का संतुलन। ये चीज़ें हमने 11वीं के अंदर पढ़ी है। 11वीं टॉपिक था हमारा, वहाँ हमने पढ़ा है साबुन के बुलबुले का संतुलन, साबुन के बुलबुले का दाब अधिक्य, वायु के बुलबुले का दाब अधिक्य। और इस टॉपिक का कोई डायग्राम नहीं है किताब के अंदर, बुक के अंदर, लेकिन मैं आपको डायग्राम बना के ही समझा रहा हूँ इसको। आपको डायग्राम पेपर में नहीं ड्रॉ करना। ये आपका साबुन का बुलबुला है, और ये सामान्य अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था का मतलब ये निरावेशित है, इसे आवेशित नहीं है किया गया। अभी हमारा टॉपिक है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। यह अभी निरावेशित है, सामान्य अवस्था में है। सामान्य अवस्था को हम कह सकते हैं ये निरावेशित अवस्था में है। साबुन का बुलबुला जो होता है उस पर वायुमंडल की जो वायु होती है उसके द्वारा वायुमंडलीय दाब लगता है, जिसे हम PA से डिनोट करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर। किससे डिनोट करते हैं? एटमॉस्फेयर प्रेशर, PA से। और जब बुलबुला फूला हुआ होता है तब इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर PA के अतिरिक्त दाब और होता है, जिसे हम PX के द्वारा शो करते हैं, PEX। इसे बोलते हैं दाब अधिक्य। क्या बोलते हैं इसे? दाब अधिक्य, P एक्स्ट्रा। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, दाब अधिक्य। और किसी भी साबुन के बुलबुले का जो दाब अधिक्य होता है वो 40/R होता है। T तनाव है, R उसकी त्रिज्या है। ये बुलबुला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R मान लेते हैं। और इस दाब अधिक्य और वायुमंडलीय दाब जो इसके भीतर का है, इसकी दिशा कैसे होती है? बाहर की ओर। इसकी दिशा कैसे होती है? बाहर की ओर होती है। मैं इसे रेड पेन से शो कर देता हूँ। इनकी दिशा होती है बाहर की ओर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये PA वायुमंडलीय दाब जो बुलबुले पर ऊपर से अंदर की ओर लग रहा है, ये इसको दबाएगा, कंप्रेस करेगा, और अंदर वायुमंडलीय दाब और दाब अधिक्य ये लग रहा है बाहर की ओर, ये इसको फैलाएगा। तो PA से PA तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेकिन P एक्स्ट्रा, ये दाब अधिक्य बचेगा। तो ये दाब अधिक्य फिर संतुलित किससे होगा? ये संतुलित होगा इस चालक की सतह पर लगने वाले पृष्ठ तनाव बल से। हमने पढ़ा है किसी भी द्रव का, लिक्विड का एक पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ का एक खिंचाव अनुभव करता है वो पृष्ठ, जिसे हम तनाव बोलते हैं, तनाव बल। तो साबुन के बुलबुले की जो आउटर सरफेस है ये खिंचाव अनुभव करती है, जिसे हम पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, वायुमंडलीय दाब जो बाहर की ओर, बाहर से लग रहा है अंदर की ओर, ये इसे कंप्रेस करेगा। साबुन के बुलबुले के अंदर भी दाब अधिक है और वायुमंडलीय दाब है, ये इसे बाहर की ओर फैलाएगा। तो PA से PA तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? P एक्स्ट्रा, दाब अधिक है। और ये दाब अधिक किससे संतुलित होगा? पृष्ठ तनाव बल से,
क्योंकि पृष्ठ तनाव बल की डायरेक्शन कैसी होती है, अंदर की ओर होती है, और दाब अधिक्य की दिशा कैसे है, बाहर की ओर। तो ये दाब अधिक्य तो पृष्ठ तनाव बल को बैलेंस कर लेगा, और पी से पी क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो हम थ्योरी क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, सामान्य अवस्था में, डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है, आपको एग्जाम में नहीं बनाना, सिर्फ थ्योरी ही लिखनी है। तो क्या थ्योरी है, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था का मतलब आप लोगों को मैंने यहाँ लिख दिया है, निरावेशित है। आप लिख सकते हैं सामान्य अवस्था के ब्रैकेट में निरावेशित। सामान्य अवस्था में साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य, कॉमा, पृष्ठ तनाव बल के द्वारा संतुलित हो जाता है, अर्थात दाब आधिक्य बराबर पृष्ठ तनाव बल। दाब आधिक्य को लिखते हैं पी एक्स्ट्रा से, और साबुन के बुलबुले का पृष्ठ तनाव बल होता है 40/R। अब कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है कि ये दोनों बराबर कैसे हो गए, ये तो दाब आधिक्य है और ये पृष्ठ तनाव बल है। तो देखिए, दाब आधिक्य का मतलब तो एक्स्ट्रा है, दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर F/S या A। तो इसका मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये 4 तो कांस्टेंट है, बराबर देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। 4 कांस्टेंट है। टी है तनाव बल, और तनाव बल होता है F/L, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल, यानी न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हुआ। तो टी का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, और आर डिस्टेंस, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्या बना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, दाब का होता है हमें पता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। आर का मात्रक मीटर होता है, ये भी पता है। टी होता है तनाव बल, और वो होता है इकाई लंबाई पर लगने वाला लंबवत बल, यानी न्यूटन प्रति मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब दाब अधिक्य बराबर पृष्ठ तनाव बल। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया अलग से। तो ये सामान्य अवस्था की कंडीशन है कि दाब, वायुमंडलीय दाब से वायुमंडलीय दाब बैलेंस हो गया, और जो इसके अंदर का दाब अधिक्य है वो साबुन के बुलबुले के पृष्ठ तनाव बल से क्या हो गया, संतुलित। तो सामान्य अवस्था ब्रैकेट में निरावेशित अवस्था में साबुन के बुलबुले का दाब अधिक्य, कॉमा, पृष्ठ तनाव बल के द्वारा क्या होता है, संतुलित। तो ये कंडीशन आ गई। अब यदि हम थ्योरी लिखेंगे, अब यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो विद्युतीय दाब भी दाब आधिक्य की दिशा में, ब्रैकेट में, चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर, ब्रैकेट बंद। अब यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो विद्युतीय दाब भी, कॉमा, दाब अधिक्य की दिशा में, ब्रैकेट में, चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर कार्य करता है, अतः के बाद आगे थ्योरी यहाँ लिख रहा हूँ। दाब आधिक्य प्लस विद्युतीय दाब
बराबर पृष्ठ तनाव बल। अब ये कैसे, अभी देखिए ध्यान से, ये सेकंड डायग्राम ला रहा हूँ आपके सामने। सेकंड डायग्राम है ये, वो फर्स्ट डायग्राम था और इसे सेकंड डायग्राम का नाम दे सकते हैं। अब हमने इस बुलबुले को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। बुलबुले को क्या कर दिया, आवेशित। सेकंड चित्र है ये। और आवेशित कर देंगे तो इस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। और ये चार्ज इसकी सतह पर आ जाएगा, क्योंकि साबुन के बुलबुले में सरफेस ही होती है, अंदर हवा है। तो हमने साबुन के बुलबुले को क्या कर दिया, आवेशित। वायुमंडलीय दाब तो बाहर से अंदर की ओर लग ही रहा था, वो तो सेम कंडीशन है अभी भी। अंदर वायुमंडलीय दाब और दाब अधिक क्या है, दोनों बाहर की ओर लग रहे हैं, फैला रहे हैं। ये PA से PA बैलेंस हो जाएगा। P एक्स्ट्रा दाब अधिक की दिशा कैसे है, बाहर की ओर, जो मैंने रेड कलर से आपको दिखा रखी है पहले ही। अब हमें ये पता है कि हमने साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया। और साबुन के बुलबुले को जब हम आवेशित कर देते हैं तो साबुन के बुलबुले को या किसी भी चालक को या कोई भी वस्तु जब हम इसे आवेशित करते हैं, कोई भी वस्तु जिसे हम आवेशित करते हैं, आवेशित करने के बाद उस पर एक विद्युतीय बल या विद्युतीय दाब कार्य करता है। और उसकी दिशा कैसे होती है, चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो इस आवेश के कारण जो विद्युतीय दाब है वो चालक की सतह के लंबवत कहाँ कार्य करेगा, बाहर की ओर। तो हमने ये लिखा है देखो, और हमने इससे पिछले 2 टॉपिक पढ़े हैं, दोनों में हमने डिस्कस किया ही है। अब यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो विद्युतीय दाब ये विद्युतीय दाब, दाब अधिक्य की दिशा में कैसे, दाब अधिक्य कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। देखिए बाहर की ओर लग रहा है, विद्युतीय दाब भी कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर, ये हम डिस्कस किया हुआ है, कार्य करता है। तो देखिए PA से PA कैंसिल हो गया था। अब जब हमने आवेशित नहीं किया था तब तो दाब अधिक्य P एक्स्ट्रा पृष्ठ तनाव से संतुलित था, क्योंकि एक बल ये था और एक ये था। अब कितने बल हैं, PA से PA कैंसिल, एक तो दाब अधिक्य है जो बाहर लग रहा है, एक पृष्ठ तनाव बल है जो अंदर लग रहा है, और एक विद्युतीय दाब है जो बाहर लग रहा है। तो 2 बल लग रहे हैं बाहर की ओर और एक लग रहा है अंदर की ओर। बाहर कौन कौन सा लग रहा है, दाब अधिक्य प्लस विद्युतीय दाब, ये भी बाहर लग रहा है। तो इन दोनों का जोड़ क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो दाब अधिक्य प्लस विद्युतीय दाब बराबर पृष्ठ तनाव बल। और हम इसके ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या, या हम यहाँ लिखते हैं अतः संतुलन अवस्था में। अब इस संतुलन अवस्था का क्या मतलब है, अतः संतुलन अवस्था के बाद हमने लिखा दाब अधिक्य प्लस विद्युतीय दाब बराबर पृष्ठ तनाव बल। तो यहाँ संतुलन अवस्था का मतलब है जब ये बुलबुला फूटेगा नहीं, जब हम इसे आवेश दे रहे हैं धीरे धीरे, तो आवेश देंगे तो विद्युतीय दाब बाहर की ओर लगेगा, तो उसकी जो सतह है वो खिंचाव अनुभव करेगी बाहर की ओर, और वो फूट भी सकता है। लेकिन जब तक फूटेगा नहीं तब तक ये दाब अधिक्य जो बाहर की ओर लग रहा है और ये विद्युतीय दाब जो भी बाहर की ओर लग रहा है, इन दोनों का योग पृष्ठ तनाव बल के जब तक बराबर रहेगा तब तक वो बुलबुला नहीं फूटेगा, अर्थात वो कौन सी अवस्था में रहेगा, संतुलन अवस्था में। तो हमने लिखा है संतुलन अवस्था में विद्युतीय दाब प्लस दाब अधिक्य बराबर पृष्ठ तनाव बल। दाब अधिक्य क्या है, P एक्स्ट्रा, विद्युतीय दाब क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, और पृष्ठ तनाव बल कितना है, 40 अपॉन में R। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। और विद्युतीय दाब की वैल्यू आप लोगों को पता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 होती है। अब आप लिखेंगे यदि आवेशित बुलबुला, यदि साबुन का आवेशित बुलबुला, फूट जाए, जब साबुन का आवेशित बुलबुला फूट जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, बुलबुला फूट गया, इसका मतलब अंदर का जो प्रेशर था वो वायुमंडल में रिजोल्व हो गया, मिक्स हो गया, इसका मतलब दाब अधिक्य कितना हो गया, 0। तो P एक्स्ट्रा दाब अधिक्य कितना हो जाएगा, 0। समीकरण 2 में पुट कर दो ये वैल्यू, 0
प्लस सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 40 अपॉन में आर। तो सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 40 अपॉन में आर। आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई करो इधर, 8 4 दूनी 8 8 टी एप्सिलॉन 0 अपॉन में सिग्मा स्क्वेयर कैपिटल ए नंबर, ये आर की वैल्यू है। यहाँ से 2-3 चीज़ें पूछ सकता है वो, आपको आर की वैल्यू पूछ सकता है, सिग्मा की वैल्यू पूछ सकता है और क्यू की वैल्यू पूछ सकता है। तो आर ये है साबुन के आवेशित बुलबुले की त्रिज्या, साबुन के आवेशित बुलबुले की त्रिज्या का व्यंजक। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि साबुन के आवेशित बुलबुले की त्रिज्या क्या है, तो आर बराबर 8 टी एप्सिलॉन 0 अपॉन में सिग्मा स्क्वायर, और इस पर न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, सारे आंसर आ जाएगा आपका। अगला टॉपिक इसी में, अगर आपसे वो सिग्मा की वैल्यू पूछ ले तो सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से। सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर आएगा 8 टी एप्सिलॉन 0 अपॉन में आर। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 8 टी एप्सिलॉन 0 अपॉन में आर, रूट आ जाएगा। और ये क्या है, ये है साबुन के बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व का व्यंजक। और यदि वो आपसे साबुन के आवेशित बुलबुले पर उपस्थित आवेश की मात्रा पूछ ले, तो आपको पता है सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन एस, यहाँ से क्यू आएगा सिग्मा एस। सिग्मा की वैल्यू है आपके पास 8 टी एप्सिलॉन 0 अपॉन में आर, और एस क्या है, एस है साबुन के बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, साबुन के बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा 8 टी एप्सिलॉन 0 अंडर द रूट इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ तक कंप्लीट है। वैसे अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो ये और सॉल्व हो सकता है। कैसे, जब कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो उसकी पावर आधी हो जाती है, तो रूट के अंदर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, दुगनी। तो देखिए 8 टी एप्सिलॉन 0 अपॉन में आर तो पड़ा है, जब मैं 4 को रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो 4 की पावर 2 हो जाएगी यानी 16। पाई को रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर को लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी आर की पावर 4। पावर दुगनी हो जाती है रूट के अंदर जाते समय। अब इसे बाहर निकालिए, 16 का रूट 4, पाई स्क्वायर का रूट पाई, आर की पावर 4 का रूट आर स्क्वायर। तो जब रूट से बाहर आने पर पावर आधी होती है तो रूट के अंदर जाने पर पावर क्या हो जाएगी दुगनी। अब आप इसे हल कर लीजिए, तो ये आर से एक कट गया तो कितना बचेगा आर क्यूब बचेगा रूट के अंदर। तो वैल्यू क्या आएगी, क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 8 इंटू 16 128। तो 128 128 एप्सिलॉन 0 इंटू टी, एप्सिलॉन 0 इंटू टी इंटू पाई स्क्वेयर, और एक आर से आर की पावर 4 कैंसिल हुई थी तो क्या बचा आर क्यूब। तो क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर द रूट 128 एप्सिलॉन 0 टी पाई स्क्वेयर इंटू आर क्यूब, 128 टी एप्सिलॉन 0 पाई स्क्वेयर आर क्यूब। तो ये आपके पास साबुन के बुलबुले पर उपस्थित आवेश की मात्रा का व्यंजक है। तो आज हमने जो 2 टॉपिक किए हैं, इन दोनों टॉपिक के ख़त्म होते ही ख़त्म हो चुका, आपका टॉपिक समाप्त है, एंड हो गया, और ये लेसन 2 भी आपका आज समाप्त हो चुका है। और कूलाम के नियम से गाउस का नियम उत्पन्न करना हमने इससे पिछले वीडियो में 15 या 16 नंबर वीडियो हमारा जो था वहाँ हम इसका डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं पहले। तो लेसन 2 आपका कंप्लीट है। मिलते हैं लेसन 3 के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।